Hello everyone, I hope you are doing well. So, in today's video, we are going to talk about some rights and liabilities of a seller. Today's session will be revolving around caveat emptor and rights of unpaid seller. अब यूजुअली हम मार्केट जाते हैं, हम कुछ सामान खरीदते हैं और कभी कभी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट तो डिफेक्टिव निकला और हम उसे रिटर्न करने चले जाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम जो डिफेक्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट में या गुड्स में वो हमारी ही वजह से होता है, बट उसके लिए भी सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. इसलिए यू कैन नाउ नोटिस आजकल जो ऑनलाइन मर्चेज हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अमेज़ॉन, हमारा फ्लिपकार्ट, ये सब हो गया, व्हाट दे आर डूइंग इज दैट यू कैन इन सम प्रोडक्ट्स तो आपको एक्सचेंज रिटर्न मिल जाता है, बट सम प्रोडक्ट्स में आप एक्सचेंज रिटर्न केवल तभी डाल सकते हो when you are unboxing it and you find कि it is not good. बीच में जब मेगा सेल्स आई थी हमारी फ्लिपकार्ट की या अमेज़ॉन की, तो उसमें भी जो मोबाइल फ़ोन सेल हुए, दे वर सोल्ड विद अ कंडीशन दैट आपके घर पे डिलीवरी बॉय आएगा एंड यू विल चेक देम, एंड इफ़ यू चेक देम एंड एक्सेप्ट देम देन दे विल नॉट बी रिटर्न बैक. वाई? बिकॉज कभी कभी जब हम बायर्स को एक्सेस राइट्स दे देते हैं, जब हम सारे राइट्स बायर को दे देते हैं लेट्स से, तो उस केस में सेलर के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, सेलर का ट्रेड वो अफेक्ट करता है. तो ऐसा क्या करें जिससे सेलर और बायर के बीच में राइट्स और लायबिलिटीज़ का एक बैलेंस बना रहे? उसके लिए हमारे पास है सेक्शन 16, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 15 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. Section 16 is primarily based on the doctrine of caveat emptor, that it is not always the seller who will be responsible for the goods he has sold, but also the buyer. Caveat emptor बोलता है कि buyer beware होना चाहिए. ये एक Latin word है, and principle of caveat emptor lays down that it is the duty of buyer to satisfy himself before purchasing the goods that the goods which he is buying is appropriate and of good quality and the ones that he has wanted. So if he buys goods for a proper use or proper purpose, then he must see before buying that they are for his purpose, they are suitable. So that is the rule of caveat emptor, and which is produced in section 16 of the sales of goods act, which we will be seeing further. अब इसमें क्या है कि अगर लेट्स से कि मैंने अमेज़ॉन से एक ज्वेलरी मंगवाई, लेट्स से मैंने इयररिंग्स ऑर्डर किए, तो जब तक वो मेरे पास नहीं पहुंच रहे तब तक तो आई एम नॉट एबल टू सी देम, राइट? इसीलिए अमेज़ॉन का जो रिफ़ंड रिटर्न पॉलिसी है या एक्सचेंज पॉलिसी है, यू मस्ट हैव सीन कि उसमें 10 दिन होते हैं, सो दैट बायर हैज़ अ रीज़नेबल टाइम टू सी वेदर जो उसने ऑर्डर किया है क्या वो उसको सूट कर रहा है या नहीं. अगर लेट्स से मैंने ग्रीन कलर के इयररिंग्स मंगवाए और वो हल्के से ब्लू कलर में आ गए, तो 10 डेज तक मेरे पास रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसे रिटर्न कर सकती हूँ. अदरवाइज़ अब मैं 15 डेज़ के बाद कंप्लेंट डाल रही हूँ कि प्लीज़ टेक दिस बॉक्स अवे फ्रॉम मी, तो यहाँ पर इन्वोक हो जाता है caveat emptor का डॉक्ट्रिन. क्यों? वाई वर यू स्लीपिंग ओवर योर राइट्स फॉर 10 days? And if you were, then we are sorry, we will invoke the doctrine of caveat emptor against you. बेसिकली caveat emptor सेलर को एक प्रोटेक्शन देता है कि बायर अपने राइट्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके सेलर से अनड्यू बेनिफिट लेने में, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 15 एंड सेक्शन 17. सेक्शन 15 है हमारा सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेक्शन 17 है हमारा सेल बाय सैम्पल. तो सेक्शन 15 कहता है कि जहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है, और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपने किसी डिस्क्रिप्शन को देख के किया है. फॉर बेस्ट एग्जांपल इज, मैंने फ्लिपकार्ट पे एक साड़ी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उसका मटेरियल चेक किया, इट वाज इन कॉटन, इट वाज 5 मीटर्स लार्ज, इट वाज सेमी स्टेज्ड. मैंने उसका प्रिंट देखा, उसके विजुअल्स थे, इट वाज ग्रीन इन कलर, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई ऑर्डर्ड इट. तो जब मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है तो अमेज़ॉन के पास ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि द गुड्स आई हैव ऑर्डर्ड, सीइंग द डिस्क्रिप्शन, the good should fit the description. That is what we read in section 15.
अब इस केस में बेसिकली ये सेक्शन बायर को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे? अगर मान लो वो ग्रीन कलर का जो मैंने साड़ी ऑर्डर की, अगर वो ब्लू में आ रही है या ग्रे में आ रही है, तो आई कैन से दैट दिस इज नॉट मैचिंग द डिस्क्रिप्शन यू हैव प्रोवाइडेड, आप इसे रिटर्न कर लो या एक्सचेंज कर दो, राइट? तो यहाँ पे मेरे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। बट उसके लिए दो कंडीशंस एसेंशियल हो जाती हैं। पहली चीज़ कि मैंने वो डिस्क्रिप्शन देख के खरीदी हो, एंड जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आया, जो मटेरियल आया, इट इज़ नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन दैट आई सॉ, राइट? तो इस केस में बायर विल बी प्रोटेक्टेड। दूसरा इसका सिचुएशन है सेक्शन 17 सेल बाय सैम्पल। अब लेट्स से एक वेंडर है जो रिटेल में डील करता है। एक रिटेल वेंडर है, वो एक होलसेल वेंडर से 5 kg कैश्यूज़ मंगवाता है, काजू मंगवाता है, ठीक है? वो कहता है कि मैं आपसे फ़र्स्ट टाइम अग्रीमेंट कर रहा हूँ और मेरे भी आगे कस्टमर्स हैं, तो मुझे आप ना 100 ग्राम काजू पहले भेज दो ताकि मैं आपकी क्वालिटी चेक कर लूँ। तो 100 ग्राम का पैकेट जब होलसेल वेंडर रिटेल वेंडर को सेंड कर रहा है, तो ही इज सेंडिंग अ सैम्पल। तो वेंडर जो रिटेलर है उसको माइंड में ये इम्प्रेशन रहेगा कि जो मैं 5 kg का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, वो कैश्यू जो है, वो काजू जो है, दे विल रिजेंबल दिस 100 ग्राम्स ऑफ कैश्यू विच आई हैव ऑब्टेन्ड। अब अगर उस केस में दोनों के क्वालिटीज़ में, दोनों सैम्पल्स में और जो ओरिजिनल बल्क ऑर्डर आ रहा है, अगर उनकी क्वालिटीज़ में डिफरेंस है, देन द रिटेलर हैज़ द राइट to repudiate the sale because the wholesaler has breached the implied condition of quality, right? तो सेक्शन 15 और 17 प्रोटेक्ट करता है बायर को। बट अब ऐसे केसेस में जहाँ पर बायर अनड्यू एडवांटेज ना ले ले, उधर आ जाता है हमारा सेक्शन 16, जो कि एक निगेटिंग सेक्शन है, जो ये बोलता है दैट subject to the provisions of this act, there is no implied warranty or conditions as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale except, 4 ग्राउंड्स हैं जो एक्सेप्शन हैं, अदरवाइज उन 4 केसेस के अलावा सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर एनी गुड दैट बायर इज परचेजिंग आउट ऑफ हिज फ्री विल, राइट? तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि सेलर की ड्यूटी नहीं है ये चेक करना कि बायर जो खरीद रहा है क्या वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से ठीक है या नहीं। बट हाउएवर देयर आर 4 केसेस जहाँ पे कंडीशन है इम्प्लाइड में। सेक्शन 16 इस काविएट एम्प्टोर हम इसलिए कहते हैं कि बायर, सपोज मुझे वाटर बॉटल चाहिए थी, बट मुझे मग अच्छा लगा तो मैं मग ले गई। अब मग को लेकर मैं ऑफिस तो जा नहीं सकती ना, मुझे वाटर बॉटल तो चाहिए होगी। इसके लिए अगर मैं सेलर को ब्लेम करने आ जाऊं कि मेरे को तो पानी पीने के लिए एक बर्तन चाहिए था, एक बॉटल चाहिए थी, आपने मुझे मग क्यों दे दिया, तो उस केस में तो आई एम टेकिंग एन अनड्यू एडवांटेज ऑफ व्हाट द सेलर इज़ डूइंग। इन अनड्यू एडवांटेज को ऑब्टेन करने से जो सेलर को प्रोटेक्शन दी जाती है, उसी को हम सेक्शन 16 में रीड करेंगे। उसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टोर भी कहते हैं। हाउएवर उसकी 2-3 एक्सेप्शंस भी हैं जो सेक्शन 16 में लिस्टेड हैं। फर्स्ट इज इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। यूजुअली क्वालिटी को लेके कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती, बट अगर बायर ने सेलर को एक्सप्रेस किया है कि मैं इस XYZ पर्पस के लिए आपसे ये गुड्स परचेज कर रहा हूँ, एंड अगर बायर वो प्रोडक्ट सेलर के कहने पे ले रहा है, तब उस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्मार्टफोन परचेज करना था और उसके लिए मैं एक रिटेल स्टोर पे जाती हूँ और वहाँ पे सेल्स पर्सन को बोलती हूँ कि भैया मुझे एक फ़ोन चाहिए जिसमें अच्छी स्टोरेज हो, and it should be good looking, and it should have a good camera, and also it should be it should has a good RAM। मैंने एक सेल्स पर्सन को अपने डिज़ायर्ड फीचर्स बता दिए, एंड नाउ आई एम सेइंग आप मुझे बता दो कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ। तो what I am doing in this case is I am relying on that salesman skill, right? अब मैं सेल्समैन आएगा, वो मुझे सैमसंग का प्रोडक्ट दिखाएगा, वो मुझे मोटोरोला दिखाएगा, वो मुझे वन प्लस दिखा रहा है, वो मुझे एप्पल दिखा रहा है, बट वो ये पर्सनली बोल रहा है कि मैम मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप सैमसंग ले लो। एंड नाउ दैट आई सॉ सैमसंग, मुझे सैमसंग अच्छा भी लगा, और द पर्सन ऑल्सो सेड कि सैमसंग इज़ अ रिलायबल ब्रांड, आप सैमसंग ले लो। मैंने सैमसंग ले लिया, बट व्हाट हैपन्स इज़ कि
5-6 दिन बाद मुझे वो सैमसंग हैंग होने लगता है, मेरा सैमसंग का फ़ोन हैंग होने लगता है। अब मैं जाती हूँ सेलर के पास एंड आई से कि भैया ये तो हैंग हो रहा है, आप मुझे रिप्लेस करके दो। तो इस केस में सेलर जो है वो मुझे ये नहीं कह सकता कि आई विल नॉट रिप्लेस दिस फ़ोन। वाई? अब बहुत सारे लोग इसका आंसर देंगे कि 1 साल तक तो मोबाइल फ़ोन्स वारंटी में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट सेलर की भी लायबिलिटी रहेगी बिकॉज I as a buyer relied on his skill. So this is what clause 1 is saying कि जहाँ पर बायर सेलर की स्किल पे रिलाई कर रहा है, उस केस में देर इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ फिटनेस। हमने रिचर्ड थेरॉल्ड का केस जो पढ़ा था उसमें भी हमने यही देखा था कि जो बायर है ही सफर्ड फ्रॉम डर्मेटिटिस आफ्टर वियरिंग द गारमेंट्स ही परचेज फ्रॉम द सेलर। तो उस केस में सेलर पे लायबिलिटी आ जाती है। वाई? बिकॉज द क्लॉथ वॉज अफेक्टिंग हिम, क्लॉथ वॉज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ रॉन्ग क्वालिटी एंड you are purchasing a garment for yourself, then of course you are going to wear it, and the seller has to make sure that it does not affect the buyer. Why? Because buyer की कोई prior condition dermatitis की थी ही नहीं, कपड़ा पहनने से वो वैसा हुआ, तो उस केस में भी सेलर पे liability आएगी under section 16 clause 1 which is the exception of caveat emptor, and यही quality की बात लिखी है section 16 clause 2 में। अब अगर हमने कैविएट एम्पटोर का डॉक्ट्रिन बिना किसी एक्सेप्शन के लगा दिया तो उस केस में तो सेलर भी बायर का अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। इसलिए सेक्शन 16 में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं सेलर को भी, जिससे हमेशा बायर को भी प्रॉब्लम ना हो। क्वालिटी की बात करता है सेक्शन 16 का क्लॉज 2 दैट द गुड्स विच आर bought by description there is an implied condition that goods shall be of mercantile quality. सेक्शन 16 क्लॉज 3 एक मिसलेनियस प्रोविज़न है जो ये कहता है कि एक इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी फिटनेस को लेकर, क्वालिटी को लेकर ट्रेड के कस्टम्स के हिसाब से या यूसेज के हिसाब से भी एनफोर्स की जा सकती है। अब लेट्स से कि मार्केट में स्टील की वाटर बॉटल्स चल रही थी, स्टेनलेस स्टील की, एंड एक शॉप क्या करती है, स्टेनलेस स्टील में कुछ केमिकल्स मिलाकर उसकी कॉम्पोजिशन ख़राब कर देती है एंड उस बॉटल में पानी पीने वाले कस्टमर्स को प्रॉब्लम होने लगती है या दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग इलनेस। तो इस केस में इवन दो देयर एग्जिस्ट नो एम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी, जो बायर है वो ये कह सकता है कि बाकी जो शॉप्स हैं, बाकी शॉप्स पे जो बॉटल सेल आउट हो रही हैं उनमें तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा, तो आपके साथ जो आप बॉटल सेल आउट कर रहे हो उसमें ये प्रॉब्लम क्यों है। एंड स्टील बॉटल्स का मार्केट तो 10-12 साल पुराना है, 20 साल पुराना है। सो कस्टम और यूसेज से जो क्रिएट हो रहा है इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी, कभी कभी वो भी कैविएट एम्पटोर का एक्सेप्शन बन जाता है। नाउ द केसेस दैट आर रिलेटेड टू कैविएट एम्पटोर वी हैव डिस्कस्ड इन द compilation video of all the cases. Let's now move to section 26 of the Sales of Goods Act. It is a very basic section, but sometimes it is asked in MCQs that what is the section number with the title that risk prima facie passes with the property. ये section का basic छोटा सा मीनिंग यही है कि जब तक सेलर से बायर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो रहा है तब तक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिस्क है या बेसिकली प्रॉपर्टी से जो गुड्स हैं उससे रिलेटेड रिस्क है, लायबिलिटीज़ हैं, वो सेलर की होती हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ एंड बायर ने वो प्रॉपर्टीज़ ले ली या गुड्स ले लिए तो रिस्क भी बायर का हो जाता है, इररिस्पेक्टिव कि वो गुड्स चाहे सेलर के पास पड़े हों या बायर के पास। कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं कि 5 kg आप मुझे कैश्यू भेज देना, मैं आपसे 3 दिन बाद उठा लूँगा, मैं आपको अभी पैसे भेज रहा हूँ 3000। तो 3000 जैसे ही मैंने कंसिडरेशन ट्रांसफ़र किया, वो कैश्यू जो 5 kg थे वो मेरे हो गए, उनका जो ओनरशिप है वो मेरे नाम पे हो गया, भले ही वो पड़े सेलर की शॉप पे हों। तो अब उनसे रिलेटेड जो भी रिस्क है वो भी मेरा ही है, अनटिल एंड अनलेस मैं ये ना कहूँ सेलर को या मेरे और सेलर के बीच में एक अग्रीमेंट ना हो, ओरल या रिटर्न, कि जब तक मैं डिलीवरी नहीं लूँगी रिस्क आपके ही है, रिस्क आपका ही है ऑन दैट प्रॉपर्टी, राइट। सो बेसिक सेक्शन का इस सेक्शन का मीनिंग यही है दैट जो रिस्क है प्रॉपर्टी से रिलेटेड दैट प्रिमा फेसाई पासेस
when the ownership or title in the goods is also transferred. All right. Now next we move to the rights of unpaid seller. अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बायर ही परेशान होगा, कभी कभी सेलर भी परेशान हो सकता है। कैसे? आपने सामान ले लिया सेलर से पर उसे पैसे नहीं दिए। अब उस केस में सेलर क्या कर सकता है, हम वो देखेंगे। लेट्स से इसमें हमारे पास सेलर के 3 राइट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द राइट ऑफ लियन, सेकंड इज़ द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड थर्ड इज़ द राइट ऑफ रीसेल। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अनपेड सेलर होता कौन है। अनपेड सेलर वो है जिसके पैसे उसको ना मिले हों सेल करने के गुड्स के, राइट। चाहे वो पूरे ना मिले हों या फिर कुछ अमाउंट हो जो पेंडिंग हो और ना उसके लिए कोई चेक या कोई डिमांड ड्राफ्ट सैंक्शन किया गया हो, राइट। मतलब सपोज अगर ए है और ए ने बी से कार खरीदी एंड 4 महीने बाद भी ए बी को पेमेंट नहीं कर रहा है, देन उस केस में बी जो हो जाएगा वो अनपेड सेलर कहलाएगा, राइट। सो बहुत बेसिक सा मीनिंग है अनपेड सेलर का सेक्शन 45 में। सेक्शन 46 हमें बताता है कि अनपेड सेलर के पास कौन कौन से राइट्स हैं। फर्स्ट है राइट ऑफ लियन, सेकंड है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड थर्ड है राइट ऑफ रीसेल। सेक्शन 47 टू 49 बात करता है लियन की, 50 टू 52 बात करता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट की एंड 54 बात करता है रीसेल की। अब लियन क्या होता है? सपोज आपने मुझसे पेन परचेज किया और बोला कि आप इस पेन को मेरे फ्रेंड को गिफ्ट कर दो, मैं आपको पेमेंट घर जाके करता हूँ, राइट। तो अभी मुझे अपने यहाँ से पेन आपके फ्रेंड के पास पहुँचाना है, बट आपने मुझे 3 डेज़ तक पेमेंट ही नहीं की। तो मैंने क्या किया, वो पेन को अपने पास ही रख लिया, राइट। अब बायर बोलता है कि हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था, आपको वो गुड्स डिलीवर कर देने चाहिए। मैं उसे बोलूँगी कि आपने मुझे मेरे पैसे तो नहीं दिए ना, इसीलिए मैंने आपके जो गुड्स हैं वो अपने पास ही रख लिए। अब इसका एक सेकंड केस है। सपोज किसी ने मुझसे 10 पेन्स लिए, राइट, और उसने मुझे पेमेंट 2 पेन की पहले एडवांस पेमेंट, और मैंने उसे 3 पेन्स दे दिए। 7 पेन्स मेरे पास थे, राइट। 10 पेन्स का हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ, बट वो जो पर्सन है उसने मुझे पहले 2 पेन की पेमेंट की, फिर 3 पेन की पेमेंट की, और उसके बाद उसने मुझे पेमेंट करना छोड़ दिया। अब मैंने उसको पहले 3 पेन दे दिए थे, फिर जब उसने 3 पेन की पेमेंट और की तो 3 पेन्स और दे दिए, यानी कि मैंने उसे टोटल 6 पेन्स दे दिए 10 में से, जबकि अग्रीमेंट हुआ था 10 का, और उसने मुझे सिर्फ 5 पेन्स की पेमेंट की है। 5 पेन्स की पेमेंट बची थी और मेरे पास 4 पेन ही बचे थे जो मैंने उसे डिलीवर नहीं किए थे। तो बचे हुए 4 पेन्स पे भी मैं अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकती हूँ कि जब तक आप मुझे वो 4 पेन नहीं दोगे, जब तक आप मुझे वो पेमेंट नहीं क्लियर करोगे, मैं आपको वो 4 पेन डिलीवर नहीं करूँगी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज लियन। लियन बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज़ के बदले आपने उस पर्सन की कोई चीज़ अपने पास रख ली, मनी के बदले आपने उस पर्सन की कोई प्रॉपर्टी अपने पास रख ली। बेसिकली लियन का जो राइट है वो ओनरशिप का नहीं होता, इट डज़ नॉट रिलेट टू टाइटल बट इट रिलेट्स टू पोजेशन, कि आपके गुड्स मेरे कब्जे में हैं, राइट। आप पैसे दो, आप उनको छुड़ा लो। और अगर आपने पैसे नहीं दिए, जब लियन का ही गुड्स जो बचे रह जाते हैं, लियन जिन पे होता है, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज हो जाता है। सपोज 4 महीने तक उस पर्सन ने मुझे पैसे नहीं दिए, पार्ट पेमेंट क्लियर नहीं की, तो अब 4 मंथ्स के बाद जो लियन में मैंने 4 पेन्स रोके थे वो मैंने किसी और को सेल आउट कर दिए। तो लियन जो गुड्स पे लियन मैंने ले लिया, उसके उन गुड्स को मेरे पास सेल करने का राइट भी होता है अंडर सेक्शन 54, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बट जहाँ पे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू हो जाता है वहाँ पर लियन ख़त्म हो जाता है। ये हमारा दिया है सेक्शन 49 में। जब मैंने सपोज़ मैंने पेन कुरियर से भेजने थे, अब जब मैं कुरियर में भेज ही चुकी हूँ, कुरियर ऑफिस को दे चुकी हूँ, तो मैं उस पर लियन एक्सरसाइज कर ही नहीं सकती। अब मेरे पास नेक्स्ट जो राइट क्रिएट हो जाता है वो हो जाता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। मैंने उसे बोला कि 4 पेन्स तो मैं डिस्चार्ज कर रही हूँ, पर 1 घंटे में तुम मुझे बचे हुए 5 पेन्स की पेमेंट दे दो। 1 घंटे में पेमेंट नहीं आई, 2 घंटे में नहीं आई, 3 घंटे में नहीं आई। अब मेरा जो न्यू राइट क्रिएट हो गया है, क्योंकि लियन तो अब बचा नहीं ना, लियन तो मैंने गुड्स ऑटोमेटिकली छोड़ दिए। अब मेरे पास राइट आ गया है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। मैं उन गुड्स को रास्ते में रोक सकती हूँ। आई कैन स्टॉप
द कुरियर बॉय कि आप मत दो गुड्स, मैं आपसे वापस लेने आ रही हूँ, और मैं कुरियर को बीच में रुकवा कर मैं खुद ही उन गुड्स को वापस ले जाऊंगी। एंड दैट्स हाउ आई कैन एक्सरसाइज माई राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को तब एक्सरसाइज किया जाता है जब सेलर छोड़ चुका हो गुड्स को, पार्ट कर चुका हो गुड्स से, और उसका राइट ऑफ लियन लूज हो चुका हो, एंड बायर या तो इंसॉल्वेंट हो चुका हो या फिर पैसे ना दे रहा हो, राइट। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट को का राइट जो एक्सरसाइज करने के लिए सेलर अनपेड होना चाहिए, बायर इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए, एंड जब तक सेलर को उसका प्राइस नहीं मिलता बायर से बाय एनी मोड, तब तक सेलर जो है ही कैन कीप द गुड्स इन हिज पोजेशन। सो टू थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तब स्टार्ट होगा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जब राइट ऑफ लियन खत्म हो चुका होगा, राइट। और अनपेड सेलर बायर के अगेंस्ट स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब एक्सरसाइज कर सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, जबकि लियन में इंसॉल्वेंसी की कोई भी कंडीशन नहीं होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट राइट इज़ द राइट ऑफ रीसेल। जो हमारे लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है अनपेड सेलर को, जब वो उन दोनों राइट्स को एक्सरसाइज करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट तब भी फोर्स में रहता है। लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट दे आर जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बायर कि आप हमारी पेमेंट दे दो, हम आपको गुड्स दे देंगे। लेकिन राइट ऑफ रीसेल इज़ वन स्टेप अहेड, क्योंकि अगर बायर पैसे दे ही नहीं रहा है तो सेलर कब तक गुड्स को अपने पास रख के बैठेगा। अल्टीमेटली उसको अपनी अर्निंग के लिए वो गुड्स बेचने ही हैं। तो इन दैट केस लॉ ने प्रोविजन बनाया हुआ है राइट ऑफ रीसेल का। सेक्शन 54 में राइट ऑफ रीसेल है, एंड राइट ऑफ रीसेल ये बोलता है दैट द अनपेड सेलर मे सेल द गुड्स for which of course he is not paid to a third party, to a new buyer after a reasonable time on two conditions, provided one that the goods are of perishable nature। कि मान लो there is a सीमेंट का अग्रीमेंट हुआ दो ए और बी के बीच में, बट ए ने बी को पेमेंट की ही नहीं सीमेंट की। तो अब क्या होता है, रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, एंड अगर सीमेंट ड्रेंच हो गया और सेल आउट नहीं हुआ तो सेलर को लॉस होगा। तो उस केस में सेलर क्या करेगा, नोटिस देगा बायर को कि आपको सीमेंट लेना है तो विद इन 1 वीक ले जाओ, वरना मैं इसे रीसेल कर रहा हूँ, मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। तो अब सेलर ने अपना राइट टू रीसेल ओपन कर लिया है। अब अगर उस नोटिस पीरियड में भी बायर सेलर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, देन द सेलर हैज़ राइट टू रीसेल द गुड्स। ओके, अब इसमें एक और प्रोविज़न है। प्रोविज़न क्या है कि अगर अब सेलर को लॉस हो रहा है उस गुड्स को रीसेल करने में, तो सेलर बायर से कॉम्पनसेशन मांग सकता है। बट अगर सेलर ने उसे प्रॉफिट पे दोबारा रीसेल किया, देन इन दैट केस द बायर हैज़ नो राइट्स टू कम एंड से कि मुझे प्रॉफिट्स में से हिस्सा दो, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वॉज ऑलरेडी रिप्यूडिएटेड because of the default of buyer only, right? So these were the provisions related to rights of unpaid seller। अब एक क्वेश्चन जो मैं यूजुअली एक्सपीरियंस करती हूँ स्टूडेंट से, वो ये होता है कि अगर गुड्स बायर को बेच ही दिए, मतलब सपोज कि गुड्स बायर अपने पास ही ले गया एंड उसने पे नहीं किया, अब उस केस में हम क्या करें? क्योंकि उस केस में तो सेलर के पास ना रीसेल का राइट है, ना स्टॉपेज का राइट है, ना उसके पास लियन का राइट है। अब उस केस में कोर्ट है, यू हैव टू गो टू कोर्ट, यू हैव टू फाइल अ केस, यू हैव टू फाइल अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू सेटल अ मैटर, यू हैव टू क्लेम द डैमेजेस, राइट। एक बार जब पोजेशन ही बायर के पास चला गया, तब तो राइट्स ही एक्सटिंग्विश हो जाएंगे ना अनपेड सेलर के। द ओनली रेमेडी ही वुड बी हैविंग इज ईदर टू सेटल द मैटर विद बायर, or he can go to court anytime to institute a suit against him, right? So this was all for the Sales of Goods Act. I hope it will help you in your exams.